खामेनेई की पत्नी की मौत हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका इजराइल हमले में वो घायल हुई थी जो हमला किया गया था। मंसूरे खोजास्ते बगेरजादेह की मौत हुई है। उनकी उस दिन जब हमला किया गया था उस घर पर जिसमें मौजूद थे खामेनेई, उनके साथ साथ उनके परिवार के तमाम और सदस्य मौजूद थे। उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी पोती, बहू, ये तमाम लोग मारे गए थे। लेकिन अब उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है। हमले के बाद वो घायल हुई थी, इलाज चल रहा था, लेकिन अमेरिकी हमले में वो बुरी तरह से घायल होने के बाद इलाज के दौरान उनकी अब आज जानकारी ये सामने आई है कि उनकी भी मौत हो गई है। उनकी आज मौत हो गई है। उस दिन वो घायल हुई थी लेकिन इलाज के दौरान आज उनकी मौत हुई है। अमेरिकी हमला जब हुआ उस वक्त, क्योंकि अली खामेनेई के परिवार के सभी सदस्य उस वक्त उस घर में मौजूद थे, उनमें से कई लोगों की उस दिन मौत हुई थी, लेकिन अब आज मंसूरे खोजस्ते बगेरजादे यानी खामेनेई की पत्नी की आज मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। लेकिन बात करते हैं इस युद्ध की। क्या अभी तक दुनिया ने जो देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है? क्या जंग की ये आग अभी और भयंकर होने वाली है? क्योंकि अभी तक लड़ाई सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल की थी, लेकिन अब इसमें 2, 5 या 10 नहीं, पूरे 17 देश शामिल हो चुके हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान की मिसाइलें अरब देशों की ओर आग बरसा रही हैं। दुबई, कतर, यूएई, ओमान हमला करने से पहले ईरान ये नहीं देख रहा है कि मिसाइल कहां गिरेगी और नुकसान कितना होगा। लेकिन अब ईरान के बारूदी ब्रेक फेल को रोकने के लिए नेटो देश मैदान में आ गए हैं। और अब ये जंग सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं, बल्कि ईरान वर्सेस 17 देशों की हो चुकी है। जिस तरह युद्ध की चिंगारी भड़क रही है उससे न सिर्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान हैं, बल्कि अमेरिका भी चौंक गया है, जिसे लग रहा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, वहां की सत्ता ट्रंप के आगे घुटने टेक देगी। लेकिन अब तक न ऐसा हुआ है और ना ही ऐसी कोई तस्वीर आगे नजर आ रही है, बल्कि जंग का दायरा हर एक घंटे के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 18 देश हैं जो या तो जंग की इस आग में जल रहे हैं या फिर ईरान से टकराने के लिए वॉर जोन में आ चुके हैं। इनमें 3 नाम तो सबसे आगे हैं, यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका। लेकिन इसके बाद बस आप गिनते जाइए। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, ये सारे वो देश हैं जिन पर ईरान की ओर लगातार हमले किए जा रहे हैं ईरान की ओर से। इसके अलावा लिस्ट में इराक, बहरीन, ओमान भी शामिल हैं। हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठन ईरान की ओर से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें नेटो देशों की एंट्री हो चुकी है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने भी ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। मतलब आने वाले कुछ दिनों में हम युद्ध की आग और खतरनाक देखने वाले हैं। आज सत्ता में इन्हीं डरावनी आशंकाओं का हमने न्यूज मित्रों के लिए एक विश्लेषण किया है, जिसमें न सिर्फ बारूदी चिंगारी है बल्कि आर्थिक चिंता वाला करंट भी है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिससे ये अंदाजा हो जाएगा कि ईरान को रोकना इजराइल और अमेरिका के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। हालांकि उस पर हवाई हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका और ईरान के हमले तेहरान के साथ साथ ईरान के बाकी शहरों पर भी जारी हैं। ईरान से लगातार विध्वंस की तस्वीरें आ रही हैं। आज ईरान की राजधानी तेहरान में कई बड़े धमाके हुए, एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें IRGC के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के नेवी चीफ के मारे जाने की भी खबर है। इजराइल और अमेरिका के हमलों का प्रमुख टारगेट ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चर्स हैं। आज इजराइल ने हवाई हमला कर ईरान के एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इजराइल की तरफ से ईरान के कुर्दिस्तान इलाके में भी भारी बमबारी की गई है। IDF ने चेतावनी दी है कि ऐसे हमले जारी रहेंगे। एक तरफ बम बारूद वाली जंग है तो जुबानी जंग भी जारी है। एक दूसरे को किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, इस पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है। ट्रंप और नेतन्याहू के बयानों की भी आप एक रील देखिए। इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हमलों का जवाब ईरान भी दे रहा है। ईरान के टारगेट पर अरब देशों में अमेरिका के ठिकाने हैं। 9 अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों को अब तक निशाना बनाया जा चुका है। आज भी यह सिलसिला जारी रहा। ईरान की तरफ से कुवैत में अमेरिका के दूतावास पर ड्रोन हमला किया गया। हमले के बाद दूतावास की इमारत से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा बहरीन में जो बेस मौजूद था, आज लगातार दूसरे दिन ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट को टारगेट किया। कई ड्रोन और मिसाइल दागे गए। ईरान के हमलों का शिकार कतर भी हुआ। कतर की राजधानी दोहा समेत 6 अलग अलग इलाकों में धमाके हुए।
ईरान की तरफ से दावा किया गया कि हमले में कतर का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। इराक में अमेरिका का इरबिल बेस भी ईरानी इंतकाम का शिकार हो रहा है। इरबिल बेस के पास कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। इरबिल पर ईरानी हमले में वेपन डिपो तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। आज सबसे हैरान कर देने वाला हमला सऊदी अरब पर हुआ, जहां सरकारी तेल कंपनी अरामको की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। इस हमले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब भी ईरान के खिलाफ हमले कर सकता है। ईरानी मिसाइलों के निशाने पर आज यूएई भी था। अबू धाबी में फ्रांस के नेवल बेस पर ड्रोन अटैक हुआ। फ्रांस की तरफ से इस हमले की पुष्टि की गई। ये कहा गया कि हमले में बेस में रखा कुछ सामान नष्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि यूएई में अमेज़न के डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद क्लाउड कंप्यूट और डेटाबेस सर्विस बंद हो गई। ईरान ने आज पहली बार तुर्की पर भी स्ट्राइक की। तुर्की में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला किया। यह पहली बार है जब ईरान ने तुर्की में हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है। तेहरान में हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। तेहरान में हमले के बाद किस तरह का विध्वंस दिखाई दे रहा है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जगह जगह लाशें बिखरी दिख रही हैं, हर तरफ दिख रहे हैं मलबे का अंबार। देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इमारतें जमींदोज हो गई हैं, लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जो राहत और बचाव का काम है वो जारी है। मलबा हर तरफ दिखाई दे रहा है और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है इन इमारतों से जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। यहाँ जगह जगह लाशों का अंबार लगा हुआ है। लोग दफन हो गए हैं उन इमारतों में जो हमले के बाद गिर पड़ी हैं। तेहरान के हमले की ये विध्वंस की तस्वीर है। लेकिन आज ईरान ने एक हमला किया जिससे अरब में युद्ध की आग न केवल और तेज हो सकती है बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर हो सकता है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब और कतर में ऑयल रिफाइनरी और दूसरे ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है और उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। ईरानी ड्रोन्स ने सऊदी अरब में रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। ये रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की है। हमले के बाद इसमें आग लग गई। रिफाइनरी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। इस रिफाइनरी की क्षमता रोजाना 5 से 6 मिलियन बैरल तेल उत्पादन की है। रिफाइनरी के बंद होने से सऊदी के तेल उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बंद होने की खबरों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। इस रिफाइनरी पर हमला होना सऊदी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर करती है। ये कंपनी अमेरिका, एशिया और यूरोप के कई देशों को तेल सप्लाई करती है। रास तनूरा दुनिया के सबसे बड़े ऑयल लोडिंग टर्मिनल में से एक है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति का 5% हिस्सा ठप हो सकता है। अगर ये लंबे वक्त तक बंद रहा तो कच्चे तेल की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ सकती हैं। भारत भी अपने कुल तेल आयात का करीब 18 से 20% तेल सऊदी से आयात करता है। इसमें से 90% तेल इसी अरामको कंपनी से सप्लाई होता है। यही वजह है कि इसका सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि अब हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस युद्ध काल का असर पूरी दुनिया में आम लोगों की जेब पर भी दिख सकता है, जिसके रुझान आने शुरू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर तेल की कीमतों पर होगा। युद्ध शुरू होने के बाद एक दिन में कच्चा तेल 13% महंगा हो गया। अगर युद्ध जारी रहा तो कीमतों में ये उछाल भी जारी रहेगा। दुनिया में शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। वहीं सोना एक बार फिर सुरक्षित निवेश का विकल्प बना। सोने की कीमतों में 6,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस तरह का असर चांदी पर भी दिखा। चांदी आज 12,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। इजराइल अमेरिका के हमले के बीच दुनिया का सबसे अहम तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी प्रभावित हुआ है, जिससे कच्चे तेल के दाम में भी भयंकर आग लग सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री विकल्प नहीं है। आंकड़ों के बारे में अगर बात करें तो दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले कच्चे तेल के व्यापार का 20 से 25% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से होकर गुजरता है। वहीं अब ऑयल रिफाइनरी पर हो रहे हमलों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने से अमेरिका की सेहत पर तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एशिया में खास तौर से चीन और भारत की तेल सप्लाई जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि करीब 161 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारत के तेल आयात का बड़ा सोर्स है, जिसके बंद होने से समय और खर्चा दोनों बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है।
इसमें से रोजाना 25 से 27 लाख बैरल तेल इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर भारत के तटों तक पहुंचता है। मतलब भारत में प्रतिदिन तेल का करीब 50% तेल सिर्फ हॉर्मुज मार्ग से ही आयात होता है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत के लिए कच्चे तेल की ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी। नेचुरल गैस की कीमतों पर भी इसका असर होगा और इसके असर से महंगाई भी बढ़ेगी। इस वक्त युद्ध के मैदान से लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। तेहरान पर हमलों का एक नया वीडियो सामने आ गया है। देखिए किस तरह से अमेरिका और इजराइल के हमले और ज्यादा तेज हुए हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं तेहरान पर, और तेहरान पर ही नहीं, ईरान के अलग अलग अहम शहरों और ठिकानों पर। लेकिन तेहरान में देखिए किस तरह का ये हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका द्वारा। हमलों को बढ़ाया भी गया है, हमलों की जो गति है वो भी बढ़ रही है दोनों तरफ से। एक और बड़ी जानकारी, ईरान पर बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है अमेरिका। हाई अलर्ट पर अमेरिका के सभी सैन्य बेस हैं। अमेरिका के सभी सैन्य बेस क्योंकि टारगेट पर भी हैं, ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान लगातार जो बेस हैं उन्हें टारगेट कर रहा है, इस वजह से हाई अलर्ट मोड पर है इस वक्त अमेरिका के ये तमाम बेस। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले जी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के जानकार हैं, और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कार्तिकेय काले जी, जब ये युद्ध शुरू हुआ था हम बात कर रहे थे कि ये कितने लंबे समय तक चल सकता है। आज के दिन जो इंटेंसिटी है हमलों की, अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहा है ईरान पर, क्या वो बढ़ रही है? और ईरान जो हमले कर रहा है उसमें वो कितना सक्षम हो पा रहा है? क्या आपका एनालिसिस है आज के दिन? देखिए, आज के दिन में तीसरा दिन है युद्ध का, और तीसरे दिन के युद्ध में सुबह से लेकर शाम तक तो यही दिखा है कि इजराइल और यूएस के कंबाइंड अटैक्स जो ईरान पे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट बेसिकली उनका एम यही है कि जल्दी से जल्दी ईरान की जो विल पावर है फाइट करने की, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि उसके आगे जब तक वो विल पावर टूटती नहीं है तब तक उसके आगे कुछ हो नहीं सकता है। और ईरान का रिवर्स में जवाब ये है कि ईरान जो है एक रीजनल वॉर का जो सिस्टम बना रहा है। दैट मीन्स कि जो भी उसको लगता है कि जहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स का कहीं पर भी कोई भी एसेट है, उस एसेट पे वो हमला कर रहा है। बेसिकली इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ वॉर वो बढ़ा रहा है। धीरे धीरे वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ा रहा है, और इसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर रहा है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इस लड़ाई को उसको लंबा खींचना है। जितनी लंबी ये लड़ाई खींचेगी उतना प्रॉब्लम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इस लड़ाई में लगे रहना होगा। देखिए, आज ऑलरेडी 3 हवाई जहाज़ गिर चुके हैं, और सुबह भी खबर आई थी कि 3 सोल्जर्स मर चुके हैं और 10 गंभीर रूप से घायल हैं। और मुझे जो लग रहा है कि क्योंकि हम अभी यूनाइटेड स्टेट्स का जो अब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप है और जेरल्ड आर फोर्ड बैटल ग्रुप है, इन दोनों के बारे में कोई खबर आ नहीं रही है, बिल्कुल एकदम खबरें बंद कर रखी हैं। तो एक्चुअल यूनाइटेड स्टेट्स को कितना नुकसान हो रहा है ये अभी हम असेस नहीं कर सकते हैं। जो ज़मीन पे हमें दिख रहा है वो बेसिकली सारा का सारा मिडिल ईस्ट दिख रहा है, जहाँ पर इजराइल और यूएस का हमला हो रहा है। तो ओपिनियन, जनरल ओपिनियन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इजरायली हमला बहुत कारगर है और यूनाइटेड स्टेट्स का हमला बहुत कारगर है, लेकिन हम दूसरी साइड के पिक्चर एक्चुअली देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां से हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि जहां पर सऊदी में या यूएई में जाकर मिसाइल गिर रही है वो तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा कहां पर क्या कुछ हो रहा है वो उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन कितनी बढ़ सकती है कॉस्ट अमेरिका के लिए? संदीप त्रिपाठी जी, जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप एक तैयारी के साथ इस युद्ध में आए होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा जाता है कि वो क्या करते हैं, अपने फैसले से कब यू टर्न लेते हैं और कितनी तैयारी के साथ आए नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक तैयारी और एक पुख्ता प्लान के साथ ही इस युद्ध में उन्होंने एंट्री की होगी। कितने लंबे समय तक वो इसको खींच सकते हैं? अगर ईरान इसे लंबे समय तक खींचने की कोशिश करता है और इसी तरह से पड़ोसी देशों पर हमले करता रहता है, यानी कॉस्ट बढ़ाता है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका कब तक इसे झेल सकता है या सस्टेन कर सकता है? देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है तो ट्रंप का जैसे बॉडी लैंग्वेज वो ये बता रही है, अब वो बार बार ईरानी जनता को आह्वान कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है उसको सीज करें, आप पावर में आइए, हम आपको मौका देते हैं। इस बात की हताशा दिखाती है। उनको लगा था कि खमैनी को असैसिनेट कर करके हम तुरंत ईरान पर कब्जा कर लेंगे। मुझे लगता है इस बात का ये बहुत गलतफहमी अमेरिका को है कि हम आपके चैनल से कई बार कहते आए हैं कि ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है। ये बात हमेशा हम कहते आए हैं, और इस बात को आज ट्रंप को एहसास हो रहा है कि ईरान की जो जनता है, ईरान का जो वहाँ की जो मिलिट्री
मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो कह रही है कि हमारे पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस वॉरफेयर में सिर्फ हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ना देखें, वो हर चीज स्ट्रेटेजिक बनेगी जो अमेरिका से जुड़ी हुई होगी। इसीलिए जो हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट पर के जितने भी कंट्रीज हैं, अभी आपने डेटा सेंटर तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ये सोच के आए थे कि वो टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे, खामनेई को खत्म कर देंगे, तो वो सत्ता परिवर्तन आसानी से करा पाएंगे? कुछ नहीं मिलने ये तो बहुत रियलिस्टिक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने सोचा होगा। अगर वो ईरान को समझते हैं या उनके एक्सपर्ट्स ईरान को जाहिर सी बात है समझते होंगे, तो वो ये तो नहीं सोचेंगे कि ओवरनाइट हम कुछ कर सकते हैं। और मेरा जी, उनको ये था खमेनी के असैसिनेट के बाद शायद वो वहाँ के लोग सरेंडर कर दें, क्योंकि उनको लग रहा था जिस मिलिट्री माइट के साथ वो आए थे, उनको लग रहा था कि हम यहाँ पर अभी देखिए उनके स्टेटमेंट देखिए, कहते 4 हफ्ता चलेगा। 4 हफ्ते यदि युद्ध गया तो आप समझ त्राही मच जाएगी। और ठीक है, बड़ी खबर बता देते हैं, फिर इस पर बात करेंगे कि 4 हफ्ते चलेगा, 4 दिन चलेगा, क्योंकि 4 दिन 4 हफ्ते अलग अलग बयान आ रहे हैं लगातार, इस पर बात करेंगे। लेकिन ईरान में अमेरिका उतार सकता है अपनी सेना, ये बड़ी बात है अगर ऐसा होता है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड रखना चाहता है, यानी अपने सैनिकों को जमीन पर उतारना चाहता है, क्योंकि वो अफगानिस्तान और इराक जैसी स्थिति नहीं चाहेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर ये खबर आ रही है तो देखना होगा कि क्या होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है, पीट हेग्सेथ ने कहा है ये। उन्होंने कहा है कि हम ग्राउंड फोर्स उतार सकते हैं, जमीन पर हम सेना उतार सकते हैं। क्या अमेरिका ये करेगा? क्योंकि अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकला था, उसके बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप ये करेंगे? क्या जमीन पर उतारेंगे अपनी सेना को? हालांकि पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं, रक्षा मंत्री ने बयान दिया है और ये बड़ा बयान है। अगर ये होता है तो ये बड़ा बयान होगा। कार्तिकेय काले जी, क्या अमेरिका ये करेगा? पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा था। क्या ये गुंजाइश है, ये हो सकता है? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है सुमेरा, बट द प्रॉब्लम है कि इसको करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। एंड इसीलिए मैं कुछ देर पहले जब मैं शो में था तब मैंने ये भी बोला था कि सऊदी अरेबिया का जो हाँ बोलना है कि हम भी जो है इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, वो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स अब यूज़ करेगा अपने फुट ऑन ग्राउंड, अपने बूट्स ऑन ग्राउंड को कम करने के लिए। दैट मीन्स आप एक ऑक्यूपाइंग फोर्स लेके जाएंगे, पर उस ऑक्यूपाइंग फोर्स में बाकी लोग भी शामिल हो जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से कोशिश यूनाइटेड स्टेट्स की यही रहेगी कि 70-80% जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकी देशों से रहे, और 30% जैसे वो डेल्टा फोर्स वगैरह लेके गए हैं और कुछ लिमिटेड फोर्सेस लेके गए हैं, उनको उनके साथ वो पार्टिसिपेट करें। नहीं, लेकिन फिर तो ये ऐसा नहीं है ना कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सोचा जा रहा है। इसका मतलब ये सोची समझी रणनीति है। इसका मतलब वो तमाम देश पहले से ऑन बोर्ड होंगे कि हम ये करेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इस हद तक तैयार हैं कि हम ईरान में जमीन पर उतरें, हम अपनी सेना को यहाँ भेजें। क्या ये बात, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन महंगाई वाली चिंता की बात भी कर लेते हैं। महंगाई वाली चिंता से भी एक बड़ी टेंशन है न्यूक्लियर रेडिएशन वाली चिंता। अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर है। नतांज, फोर्दो और इस्फहान ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर सेंटर हैं, जहां अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स पहले भी हमला कर चुके हैं। अब एक बार फिर हमला होने की जानकारी है। ईरानी राजदूत से जब पूछा गया कि ईरान में किस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इमरजेंसी मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में अमेरिका और इजरायली हमलों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग का अनुरोध रूस ने किया था। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों को लेकर रेडिएशन वाली चिंता IAEA भी जता रहा है। ईरान ने यह माना है कि परमाणु साइट पर हमला हुआ है, वहीं IAEA ईरान के हालात को चिंताजनक बता रहा है। IAEA चीफ ग्रोसी ने कहा है कि ईरान में रेडिएशन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान ने परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों को लेकर IAEA को जानकारी दे दी है। जब IAEA ईरानी परमाणु ठिकानों पर नजर रख रहा है, लेकिन यह खतरा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। दूसरे देशों के एटमी प्लांट को खतरा होने की बात भी IAEA ने कही है। आइए अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर कैसे युद्ध ईरान वर्सेस इजराइल के साथ साथ ईरान वर्सेस नेटो का हो गया है। इसकी वजह है ईरान का वो हमला जो उसने साइप्रस पर किया है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान ने हमला जानबूझकर किया है या नहीं। इसके अलावा अबू धाबी में भी ईरान ने फ्रांस के नेवल बेस पर ड्रोन अटैक किया है। अब इसके जवाब में ब्रिटेन ने भी ईरान के खिलाफ आने का ऐलान कर दिया है, तो फ्रांस ने अपने 2 युद्धपोत भेज दिए हैं। इसका संकेत एकदम साफ है, अब लड़ाई और लंबी होने वाली है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ये जंग 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन कहानी इससे और बड़ी है।
क्योंकि अब ईरान को इजराइल के साथ साथ नेटो से भी लड़ना होगा। अमेरिका से उसकी जंग पहले ही जारी है, लेकिन अब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी ईरान के विरुद्ध युद्ध लड़ने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान पर अब तीनों देश मिलकर हमला कर सकते हैं। उनका कहना है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वो कड़े कदम उठाएंगे, ईरान के मिसाइल ड्रोन की क्षमता को खत्म करेंगे और इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे। हम आपको पहले इस पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर समझेंगे क्या अब ये युद्ध विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले दो देशों के बीच किसी मुद्दे पर टकराव होता था तो डिप्लोमेसी भी की जाती थी, लेकिन अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिक्शनरी में डिप्लोमेसी शब्द जैसे गायब है। उसकी जगह दबंगई ने ले ली है, यानी जहां धमका कर काम बन सकता हो वहां धमका दो, जहां टैरिफ से बात बनती हो वहां टैरिफ लगा दो, जहां किसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण करना हो वहां अपहरण कर लो, और इससे भी आगे जब किसी देश के सबसे बड़े नेता को मारना पड़े तो मार दो, फिर उसे प्रीएम्प्टिव अटैक का नाम दे दो। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा में यही डिप्लोमेसी है? ईरान और वेनेजुएला के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया। दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति ट्रंप का एक्शन दादागिरी की श्रेणी में आता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान में अली खामेनी को लेकर असंतोष की आवाजें रही हैं। जनता उनसे निराश और नाराज थी, लेकिन खामेनी को हटाना, ईरान को बदलना और यहाँ लोकतंत्र स्थापित करना वहाँ की जनता की जिम्मेदारी थी। अमेरिका उनके प्रति सहानुभूति रख सकता है, वैश्विक मंचों पर ईरान को कटघरे में खड़ा कर सकता है, लेकिन इस तरह के हमलों और हत्याओं को कतई जायज नहीं ठहरा सकता। तेहरान में ये हमला हुआ है और ये फिरदौसी इलाका है, बताया जा रहा है वहाँ पर ये हमला हुआ है। इसमें 19 लोग मारे गए हैं। ये जो अभी हमला हुआ है उसकी तस्वीरें, फिरदौसी स्क्वायर है, और जो ये फिरदौसी स्क्वायर है ये सेंट्रल तेहरान का इलाका माना जाता है। इस हमले में 19 लोगों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। फिरदौसी स्क्वायर पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। तेहरान में हमले का ये सबसे नया वीडियो, फिरदौसी स्क्वायर पर इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला। इस हमले में 19 लोगों की मौत हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये एक बड़ा हमला था जो ईरान पर किया गया, तेहरान पर किया गया है। इजराइल और अमेरिका लगातार तेहरान को दहला रहे हैं, और जो हमले हैं, जो संख्या है हमलों की, जो इंटेंसिटी है, जिस गति से हमले हो रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। तेजी से हमला किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी एक बड़ी समस्या रही है। अमेरिका का दावा यह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है, जो आतंकवादियों के हाथ में भी जा सकते हैं। इससे यूरोप और अमेरिका को खतरा है, लेकिन ये कैसे तय होगा कि कौन सा परमाणु हथियार किसके लिए खतरा है? अमेरिका ने इससे निपटने के लिए ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। बावजूद इसके जब वो ईरान को रोक नहीं पाया तो उसने हमला कर दिया। ऐसे में अमेरिकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ दबंगई ही लगती है। दरअसल ताकत, डॉलर और सैन्य ठिकानों के जाल के सहारे अमेरिका दुनिया को अपने नियमों और कानून के हिसाब से चलाना चाहता है, जिन्हें वो अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ भी सके और जरूरत पड़ने पर जोड़ भी सके। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण है कि 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराने का फैसला, 1960-70 के दशक में वियतनाम में लंबा युद्ध, 2001 के बाद अफगानिस्तान में 2 दशक की सैन्य मौजूदगी, 2003 में इराक पर हमले का विवादित फैसला और 2011 में लीबिया में सत्ता परिवर्तन की कार्रवाई। इन सभी को अमेरिका ने कभी सुरक्षा, कभी लोकतंत्र तो कभी मानवाधिकार के नाम पर उचित ठहराया। लेकिन ये डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि उसकी दबंगई ही थी। ट्रंप कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी दादागिरी वाले इतिहास का विस्तार करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ अमेरिका दबंगई कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके दोस्त भी अब उस दबंगई में उसका साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में अमेरिका के साथ हैं। उसके लिए हमला करेंगे, हमला रोकने में मदद करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के साथ कौन है? रूस और चीन जैसे देश जो शांति काल में ईरान में दोस्ती की हवा भरते थे, वो कहाँ हैं? आखिर इन लोगों ने ईरान को अकेले क्यों छोड़ दिया है? जब वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती थी तो एक तरफ अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देश होते थे, दूसरी तरफ चीन और रूस ईरान के साथ दिखते थे। अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देश तो युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ हैं ही, लेकिन चीन और रूस सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास कर रहे हैं।
चीन ने अमेरिका के हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता पर हमला और उनकी हत्या ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। चीन इसका सख्त विरोध और कड़ी निंदा करता है। रूस ने भी ऐसे ही शब्दों में निंदा की है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अली खामेनी और उनके परिवार के लोगों की मौत मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हत्या है। हालांकि पुतिन ने ईरान की इस हालत के लिए खुद उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। पुतिन ने कहा है कि हमने सुझाव दिया था कि ईरान एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में हमारे साथ मिलकर काम करे, लेकिन उस समय उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और बात वहीं खत्म हो गई। कुल मिलाकर आज की स्थिति यह है कि ईरान अकेला है।